अपनी सेवाएं बेचने या मार्केट करने के कुछ चुने हुए माध्यम। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो या भर्ती केंद्र सिर्फ ऐसे प्रतिष्ठान में ही प्रयत्न करें जिन्होंने ऐसा काम सफलतापूर्वक कर रखा हो। विज्ञापन द्वारा अखबारों, प्रतिष्ठित व्यापारी पत्रिकाओं एवं रेडियो या टीवी के माध्यम से आप अपनी सेवाएं विज्ञापित कर सकते हैं। अपना विज्ञापन किसी माहिर से ही बनवाएं, क्योंकि उसकी शब्दावली का संभावित खरीदार पर सबसे ज़्यादा और प्रथमतः असर होगा। व्यक्तिगत रूप से भेजी अर्जियाँ। उन अर्जियों को सही रूप से बना सकना एक कला है। बिना अपनी योग्यताओं के बारे में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण दावा किए उनका इस तरह से खुलासा करना चाहिए कि संभावित खरीदार को लगे कि आप ही वह प्रत्याशी हैं जो उसे चाहिए। आपसी जानकारों के माध्यम से उस ओर अर्जी तभी दें जब जानकार भरोसे का हो और ईमानदारी से आपकी अर्जी सही गंतव्य तक पहुंचा दें। कभी कभी लोग सिर्फ अपना रंग दिखाने के लिए ही कई प्रत्याशियों को बरगला देते हैं, जिससे उन विचारों की शुरुआत ही एक धोखे से होती है। व्यक्तिगत रूप में अपनी सेवा की बिक्री के लिए अर्जी देना तभी श्रेयस्कर है जब आपको पूरी जानकारी हो, क्योंकि संभावित खरीदार अर्जी ग्रहण करने के साथ आपका एक छोटा मोटा इंटरव्यू भी ले सकता है। आपकी योग्यताएं वांछित पद के लिए सटीक होनी चाहिए। साथ में अपनी रिज्यूम के साथ एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण भी होना चाहिए कि आपको यह काम क्यों चाहिए। संक्षिप्त लिखित अर्जी का एक नमूना उसको ऐसे बनाना चाहिए कि जैसे कोई वकील अपना केस बनाता है। संभावित मालिक उस अर्जी का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। वह देखता है कि प्रत्याशी किस प्रकार स्वयं को प्रस्तुत करता है। आपकी प्रस्तुतिकरण पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी शिक्षा उस प्रकार दें कि वांछित काम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। उसके अनुसार अपने अनुभव का भी हवाला दें। यदि किसी गणमान्य व्यक्ति का हवाला देना हो तो बेहतर है। अपने पूर्व मालिक और पूर्व शिक्षक का उल्लेख करें और उन्हें बता भी दें कि इंक्वायरी आ सकती है। साथ में एक साफ फोटोग्राफ भी लगाएं। यदि पहली बार ही ऐसा काम ढूंढ रहे हैं तो उसमें स्पष्ट उल्लेख करें कि आप प्रमोशन अवधि में हैं, 1 हफ्ता, महीना इत्यादि बिना वेतन के भी काम करने को तैयार है। हो सकता है बहुतों को यह बेढंगा सुझाव लगेगा, परंतु यदि आप अपनी योग्यता के लिए आश्वस्त हैं और अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर करें। यदि आपके पास इसी काम से संबंधित कोई अन्य कार्य हो तो कोई भी मालिक ऐसा मौका देने को तैयार रहेगा। याद रखें, मुकदमा वह वकील जीतता है जो कानून का महारथी नहीं होता, वरन वह अपना केस उनके सामने सही तरह से प्रस्तुत करना जानता है। कैसे अपना मनचाहा काम प्राप्त करें? यदि काम मनचाहा हो तो वह काम नहीं एक साधना बन जाता है। यदि कलाकार को कलाकारी दिखाने का काम मिल गया तो उसे उससे बोझ थोड़े ही लगेगा। अपना मनचाहा काम प्राप्त करने के कुछ जरूरी निर्देश हैं, उनका पालन कीजिए। प्रथम, तय कीजिए कि किस तरह का काम आपको चाहिए। द्वितीय, अपना मनचाहा संस्थान चुनिए और फिर उसमें घुसने का पूरा प्रयत्न कीजिए। तृतीय, अपने संभावित रोजगार प्रदानकर्ता की नीतियों, तरीकों और इच्छा अनिच्छा का एक लेखा जोखा बनाइए। उसके अनुसार स्वयं को ढालिए, तभी उन्नति मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। चतुर्थ, अपनी योग्यताएं एवं प्रतिभा का पूरा विश्लेषण स्वयं कीजिए और निश्चित कीजिए कि आपके पास देने को क्या है, अर्थात आप में ऐसी क्या काबिलियत है जिससे कोई आपको काम प्रदान करे। उसमें शिक्षा क्षेत्रों के इतर क्षेत्रों से अपनी खास योग्यता तथा खेलकूद, भाषण प्रतियोगिता, ड्रामा इत्यादि में अपनी उपलब्धि का उल्लेख कीजिए। पंचम, आपको क्या मिलेगा इसके बारे में थोड़ी देर को भूल जाइए और लगातार उसी पर ध्यान केंद्रित रखिए कि आपके पास क्या क्या माल है संभावित ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। षष्ठ, यदि आपके पास कोई स्पष्ट योजना है तो उसका विवरण एक कागज़ पर व्यवस्थित ढंग से लिख कर तैयार रखें। सप्तम, फिर वह कागज़ उस आदमी को दे जिसकी कंपनी जिसके आप काम करना चाहते हैं में सीधी पहुंच हो। यदि यह पहल तार्किक ढंग से की जाए तो संभावित मालिकों पर उसकी गहरी छाप पड़ेगी। आपकी सफलता में बाधा बनने वाले निम्नलिखित 30 कारणों में से
आपको कौन बाधित कर रहे हैं। जीवन एक विडंबना के रूप में उनके सामने उभरता है जो ईमानदारी से प्रयत्न करने के बावजूद सफल नहीं हो जाते। मैंने हजारों लोगों के जीवन वृत्त का विश्लेषण किया है जिसमें से 98% असफल ही रहे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी संपन्नता के मापदंडों में तथा शिक्षा पद्धति में से एक पर मूलभूत त्रुटि नैतिकता के सिद्धांतों पर भाषण देने का कोई विचार नहीं है? क्योंकि यह इस पुस्तक का विषय ही नहीं है। मैंने शोध किया और पाया कि असफलता के कारण या असफलता रूपी बाधाओं की 30 खास वजह हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। प्रथम, पुश्तैनी प्रतिकूल पृष्ठभूमि। जिन लोगों की दिमागी कमजोरी पुश्तैनी हो उसका कोई स्पष्ट उपचार नहीं सिवाय इसके कि किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बनने की सलाह दी जाए। अगर सोचने का तरीका ही विपरीत होगा तो सफलता का अवलोकन ही नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि इस कमी का कोई इलाज नहीं, सही संगति से उसको सुधारा जा सकता है। यह एक कारण जरूर है जिसका आधार पुश्तैनी आराम तलबी या सामंतशाही मूल्यों में परे रहना हो सकता है। दूसरा, अस्पष्ट जीवन उद्देश्य। यदि सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य न होगा तो मुसाफिर के लिए कौन राह सही हो सकती है। 10 में से कम 4 लोग जिनके बारे में मैंने छानबीन की जीवन एक अस्पष्ट उद्देश्यहीनता में काट रहे थे। शायद समाज में व्याप्त असफलता का यह सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, सर्वोत्तम प्राप्त करने वाली महत्वाकांक्षा की कमी। उसके कारण भी बहुत से लोग प्रतिभा योग्यता होने के बावजूद आगे नहीं निकल पाते क्योंकि वे सर्वोत्तम को पाने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहते। यदि एक बार 100 अंक मापने का 20 मिले और आप संतुष्ट हो जाए तो आप 100 अंक कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चौथा, नाकाफी शिक्षा। इस कमी का कारण अंदर से प्रेरणा का अभाव है। यहाँ शिक्षा का अर्थ डिग्रियों या पुछल्ला लगाना नहीं वरन सही रूप में दिमाग को विकसित करना है। ज़्यादातर लोग अपना भविष्य खुद चमकाते हैं। वे होते शिक्षा को सही रूप में ग्रहण करते हैं। असली शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो बिना किसी का हक मारे जीवन में वह सब प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है। शिक्षा सही वह होती है जो न सिर्फ ज्ञान देता है वरन यह भी बताती है कि कैसे ज्ञान को ग्रहण कर उससे लाभान्वित हुआ जाए। आदमी की कदर सिर्फ उसके ज्ञान से नहीं वरन उस ज्ञान के सही प्रयोग से बढ़ती है। जिसमें वह यह काबिलियत होती है वह सब कुछ पा लेता है जिसकी उसे चाह होती है। यदि शिक्षा ही सफलता की कसौटी होती तो एक संस्थान में से ही एक सी डिग्री लेने वाले बिल्कुल अलग अलग उपलब्धियां कैसे पाते। किसी विश्वविद्यालय से बीए डिग्री प्राप्त स्नातकों का ग्राफ बिल्कुल अलग अलग चलता है। कुछ बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ किनारे पर ही पड़े रह जाते हैं। आगे वही बढ़ते हैं जिन्होंने उस डिग्री से प्राप्त ज्ञान को सही रूप में लागू किया है। पाँचवा, आत्मसंयम का अभाव। यह तो एक निर्विदित सत्य है कि आत्मसंयम का अभाव कुछ भी न सिर्फ धन प्रतिष्ठा वरन चैन भी जाने से आदमी को वंचित रखता है। आपके भीतर बैठा हुआ जो भय नामक जीव है वह आपका सबसे बड़ा हितैषी और सबसे निर्मम दुश्मन एक साथ बन के उभरता है। यदि इस पर नियंत्रण कर सके तो यह हितैषी है, नहीं तो दुश्मन। कभी शीशे के सामने खड़े होकर उसको पहचान लीजिए। छठा, बुरा स्वास्थ्य। प्रायः लोग सफलता पाने की धुन में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते और बिना देखे कुछ भी खाते पीते रहते और कभी भी सो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ यदि प्रकृति ने ही अत्याचार कर दिया है तो बात अलग है, पर ज़्यादातर लोग अपना स्वास्थ्य खुद ही बिगाड़ते हैं। नीचे दिए 4 निर्देशों का पालन करें। भूख से ज़्यादा और गरिष्ठ भोजन कभी न खाएं। अपने विचार शुद्ध रखें और ऋणात्मक विचारों को न पालें। शारीरिक व्यायाम और अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखें। अतियों को वर्जित रखें और यौनाचार से ज़्यादा लिप्त न रहें। खुली हवा और शुद्ध पानी का सेवन करें। सातवां, बचपन में प्रतिकूल माहौल का प्रभाव। बचपन की अप्रीतिकर परिस्थितियाँ आदमी में ऋणात्मक आवेश भर देती है। बुरी संगति छीन के खाने की मानसिकता बना सकती है और अपराधी प्रवृत्ति को प्रश्रय दे सकती है। यदि ऐसा है तो उसका सबसे आसान बचाव साधना है, अच्छी संगति और बुरी आदतों से छुटकारा। टाल मटोल की प्रवृत्ति।
यह कारण सर्वाधिक लोगों को असफल बनाता है। इसका मूल कारण आदमी के भीतर बैठा हुआ आलसी जीव है जो हर चीज़ को टालना चाहता है। खुद को ऐसे लोग यही कहकर कहलाते हैं कि अभी हमारा समय नहीं आया है। समय किसी का नहीं होता, उसे तो अपना बनाना पड़ता है। यदि समय या भाग एक बार गुजर गया तो फिर वापस नहीं आता। यह पुरानी कहावत के अनुसार भाग पीछे से नंगा होता है। थोड़े बहुत क्षण जो आगे होते हैं उसी के जरिए उसको पकड़ा जाता है। यदि सामने से वह गुजर गया तो कितना भी हाथ मारो, पीछे से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। 9, लगन की कमी। ज़्यादातर लोग जो सफलता से वंचित रहते हैं शुरुआत में बड़े धूम धड़क्के से करते हैं और अंत में फिसड्डी रह जाते हैं। कारण लगन की कमी। यदि पहली हार हो तो असफलता मान लिया जाएगा तो एडिसन जैसे लोग कैसे अपने अन्वेषण कर पाएंगे जो अपने 10,000 के प्रयास के प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए थे। इस विषय पर पहले भी काफ़ी लिखा जा चुका है। ऋणात्मक व्यक्तित्व। ऐसे लोगों के कल्पना विचार सब ऋणात्मक होते हैं। वह न कभी धनात्मक या सृजनात्मक रूप से सोचते हैं वरन दूसरों को भी हतोत्साहित करते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी सारी ऊर्जा बेकार में बर्बाद करते रहते हैं। 11, अनियंत्रित यौन भाव। यौन भाव मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली संवेग है जो एक विचार को क्रिया में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने तपस्या से च्युत हो जाते हैं। इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। न कुछ से कुछ पाने की उद्दंड कामना। जैसे कि विश्व का सर्वमान्य सिद्धांत है, बिना कुछ गवाए कुछ नहीं मिलता, परंतु ऐसे लोग चाहते हैं कि शून्य से ही सृष्टि बना दें। इसका एक बड़ा उदाहरण सन 1929 की भयंकर मंदी थी, जब ज़्यादातर अमेरिकी लोगों ने स्टॉक मार्जिन में जुआ खेलकर धनी होने की कोशिश की और सबके सब असफल हुए। 13, निर्णय लेने की स्पष्ट क्षमता का अभाव। सफल कृति सदा अपने निर्णय शीघ्र लेता है, परंतु उसे बदलता बड़े धीरे धीरे है। अति निर्णयात्मकता और टालमटोली जुड़वा बहने हैं, क्योंकि जहाँ एक होगी दूसरी तो होगी ही। 14, 6 मूल भयों में से एक की भी उपस्थिति। उन भयों का विश्लेषण आगे के अध्याय में किया गया है। इन भयों से पार जाना आवश्यक है क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने से सदैव भयभीत रखते हैं। 15, जीवन साथी का गलत चुनाव। यद्यपि वह बिंदु थोड़ा अटपटा सा जरूर लगता है, परंतु यह एक बहुत बड़ा कारण है। वस्तुतः जीवन साथी यदि गलत हो जाए तो मानसिक शारीरिक चैन खत्म हो जाता है, जिसके बिना आदमी अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ किसी भी काम में नहीं जुट पाता। 16, ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहने की आदत। सावधान रहना तो ठीक है, परंतु अति सावधानी कम सावधानी जैसी ही खराब है। आप अपनी इस अति सावधानी के कारण असली माल पाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असली माल दूसरे ले जाते हैं। आपको दोनों ही अतियों की वर्जना करनी चाहिए। 17, व्यापार में गलत सहयोगों का चुनाव। व्यापार में असफलता का यह एक मुख्य कारण है। अपनी सेवाएं बेचने में यदि आपने गलत आदमी का सहयोग किया तो आपकी बात सदा सही स्रोत तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ज़्यादातर सहयोगियों का असर आपकी करनी पर भी पड़ता है, इसलिए उसका चुनाव बेहद सावधानी से ही करना चाहिए। 18, अंधविश्वासी एवं पूर्वग्रही होना। अंधविश्वास भी एक तरह के भय का रूप ही होता है। व्यापार में कई तरह के अंधविश्वास चलते हैं। कई लोग अपनी दुकान पर तरह तरह के टोटके कराते रहते हैं और इस चक्कर में कई बार बड़े लाभ के मौके से वंचित हो जाते हैं। पूर्वग्रही होना भी किसी पुराने भय की पुनरावृत्ति के खिलाफ स्वयं को सचेत करना होता है। व्यापार में काम सदैव खुले दिमाग और मजबूत हृदय के साथ करना चाहिए। 19, व्यवसाय या पेशे का गलत चुनाव। आजकल यह भेड़ चाल का युग है। दूसरों की देखा देखी लोग अपना भी पेशा चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं। जैसे आजकल MBA करके व्यापार प्रबंधन में घुसने की होड़ लगी है। सभी लोग तो उसके लिए योग्य नहीं हो सकते। हो सकता है कि कुछ काबिल इंजीनियर हो या डॉक्टर हो और प्रबंधन में रुचि ज़्यादा न लेते हो। इसलिए अपने पेशे का चुनाव आदमी को अपनी स्वाभाविक रुचि के अनुसार ही करनी चाहिए। 20, एकाग्रता की कमी और ढुलमुल प्रयास। यह कारण स्वतः स्पष्ट है
और किसी विशेष स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता। इतना निश्चित है कि जो काम आपकी रुचि का नहीं होगा उसमें एकाग्रता लाना मुश्किल होगा, उसी कारण आपके प्रयास में ये कमी रहेगी। 21 बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना। यह भी स्पष्ट है कि ऐसा आदमी तो हर क्षेत्र में असफल रहेगा, क्योंकि बिना सोचे समझे खर्च करने से तो कुबेर का खजाना ही खाली हो सकता है। 22 उत्साह की कमी। उत्साह के बिना तो सफलता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। उत्साह की कमी का मुख्य कारण होता है संसाधनों की कमी या प्रतिफल के बारे में स्वयं आश्वस्त होना। आप पूरा हिसाब लगाकर ही किसी काम में कूदें, तभी उत्साह के साथ काम कर पाएंगे। 23 असहनशीलता। कुछ लोग अपने दिमाग में ऐसी धारणा कर लेते हैं कि कुछ लोगों के साथ वह काम नहीं करेगा। ऐसा करके स्वयं ही अपने लिए व्यर्थ की सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं। फलस्वरूप सफलता उन्हें वंचित रख करती है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, अपना दिमाग खुला रखिए और पूर्व ग्रह से मुक्त रहिए। 24 उत्स्खलन आचरण। उसका हवाला अन्य उपशीर्षकों के अंतर्गत कई बार दिया जा चुका है। संयमित व्यवहार तो सफलता की पहली ज़रूरत है। 25 दूसरों का साथ निभा पाने की अयोग्यता। सफलता के राह पर कई लोगों से वास्ता पड़ता है। व्यापार का क्षेत्र तो दूसरों के साथ निभा पाने की योग्यता पर ही खुलता है। यदि दूसरों के साथ निभा पाना नहीं है संभव, तो सफलता की कामना करना भी व्यर्थ है। 26 थोपी हुई शक्ति के बल पर घमंड करना। ज़्यादातर प्रसिद्ध और सफल व्यक्तियों की संतानें इसी कारण असफल रहती है कि जो सुविधा या पद वह प्राप्त करते हैं वह उसकी अपनी कमाई नहीं होती। याद रखें, अनायास प्राप्त दौलत गरीबी से ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए तो आदमी प्रयत्न कर सकता है, पर हाथ आई अचानक दौलत कभी टिकती नहीं और ऐसा आदमी कभी सही तरह से प्रयत्न नहीं कर सकता। 27 बेईमानी की मंशा। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। हो सकता है परिस्थिति बस कोई बेईमान हो जाए, पर जब वह सुधर सकता है, परंतु जिसकी नीयत में ही बेईमानी है वह कभी अस्थायी रूप से सफल नहीं हो सकता। 28 दर्पी और घमंड भरा स्वभाव। ऐसे लोग सफल होने के पूर्व भी लोग घमंड से यह समझने लगते हैं कि वे सफल हो गए। घमंडी का सर सदैव नीचा होता है। सफलता से आत्मसम्मान प्राप्त होता है तथा घमंड से सदैव आत्मग्लानि ही मिलती है। सफलता के यदि इच्छुक है तो घमंड और दर्प से मुक्त पाए। 29 बजाय सोचने समझने के तुक्का लगाता। जो स्वभावतः आलसी होते हैं वह मेहनत से जी चुराते हैं और परे परे ही तुक्का लगाते रहते हैं। ऐसे लोगों का असफल होना स्वाभाविक है। 30 पूंजी की कमी। ज़्यादातर वे लोग जो तुम्हें या दिवास्वप्नों के बल पर काम करते हैं वह अपनी पूंजी निवेश का सही ज्ञान भी नहीं लगा पाते। हर काम में अड़चनें आना तो स्वाभाविक ही है। ऐसे लोग एक अड़चन पर ही अपनी पूरी पूंजी लुटाकर फटे हाल हो जाते हैं। यह नौसिखिया के साथ ही होता है। उनके अलावा एक वजह वह भी हो सकती है जो आप व्यक्तिगत रूप से भुगत चुके हो और जो इस फेहरिस्त में नहीं आई, उसको भी उसमें जोड़ सकते हैं। संसार का सबसे पुराना उपदेश है जो हर धर्म संस्कृति में मौजूद है, स्वयं को पहचानो। यह सिद्धांत तो हर क्षेत्र में सत्य है। आप भी जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके बदले में जो देना चाहते हैं उसका अच्छी तरह पहचान कर ही अपना प्रयत्न प्रारंभ करें। इस संदर्भ में एक मज़ेदार घटना नीचे उद्धृत है। एक युवा ने एक व्यापारिक संस्थान में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इंटरव्यू में उसने वहाँ के मैनेजर पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। अंत में उस मैनेजर ने पूछा, तुम क्या वेतन भत्ता इत्यादि की अपेक्षा करते हो? मैनेजर ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते तक काम करवा कर हम तुम्हें परखेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारी योग्यता के अनुसार भत्ता वेतन इत्यादि प्रदान कर देंगे। मुझे यह स्वीकार नहीं, उस युवक ने कहा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं वैसे ही प्राप्त कर रहा हूँ। स्वयं के विश्लेषण हित एक प्रश्न तालिका। क्या मैं वह लक्ष्य पा चुका हूँ जो मैं उस वर्ष में पाने के लिए तय किया था? दूसरा, क्या मैंने अपने काम को उच्च गुणवत्ता के साथ अपनी पूरी क्षमता से किया है या मैं उससे भी बेहतर ढंग से उसे अंजाम दे सकता था? तीसरा, क्या मैंने अपनी सेवा पूरी मात्रा में प्रदान की है? चौथा,
क्या मेरा बर्ताव पूरी तरह समरसतापूर्ण और सहयोगपूर्ण रहा है? 5वां, क्या मैंने टालमटोली कर अपनी योग्यता व क्षमता को किसी तरह कुंठित किया है? यदि हाँ तो किस हद तक? 6ठा, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व को विकसित किया है? यदि हाँ तो कैसे? 7वां, क्या मैं अपनी योजनाएं पूर्ण करने के लिए प्रयास रहा हूँ? 8वां, क्या मैंने निर्णय शीघ्रता और स्पष्टता से लिए हैं? 9, क्या मैं 6 भयों में से किसी एक से भी ग्रसित रहा हूँ? 10, क्या मैं अति सावधान या अति असावधान रहा हूँ? 11, क्या मेरा बर्ताव काम में सहयोगियों के साथ सद्भावपूर्ण रहा है या असद्भावपूर्ण? यदि असद्भावपूर्ण तो उसका कारण दूसरे लोग थे या मैं स्वयं? 12, क्या एकाग्रता की कमी के कारण मैंने अपनी ऊर्जा जाया की है? 13, क्या मैंने खुले दिमाग से कार्यरत रहा हूँ और उसके प्रति स्नेहशील भी? यदि नहीं तो किस कारण से? 14, मैंने सेवा प्रदान करने में अपनी योग्यता में कैसे सुधार किया है? 15, क्या मैंने कभी भी संयम खोया या खान पान और आदतों में गलत राह पर गया था? 16, क्या मैंने किसी स्थिति में घमंड का प्रदर्शन किया है? 17, क्या मेरा बर्ताव ऐसा रहा है कि मेरे मातहत मुझे सम्मान और आदर प्रदान करे, वह भी सहजता से? 18, क्या मेरी राय या निर्णय गहन सोच पर आधारित थे कि मात्र तुक्केबाजी पर? 19, क्या मैंने अपने समय, खर्चे और आमदनी की बजट के अनुसार खर्च किया है? क्या मैं उन मामलों में मितव्ययी रहा हूँ? 20, कितना प्रयास मैंने व्यर्थ के कामों में बर्बाद किया है? 21, हर वर्ष अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए मैं किस प्रकार अपने स्वयं समय को पुनर्निर्धारित करूं? 22, क्या मैंने कोई काम अपनी आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध किया है? 23, क्या कभी मैंने प्राप्त धन की तुलना में ज़्यादा सेवा या बेहतर सेवा प्रदान की है? 24, क्या मैंने किसी के साथ अत्याचार किया है? यदि हाँ तो किस तरह? 25, क्या ऐसी सेवा में अपने ही किसी काम के लिए देता तो मैं स्वयं भी संतुष्ट रह पाता? 26, क्या मैंने सही पेशे का चुनाव किया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? 27, क्या मैंने जिसको यह सेवा प्रदान की है वह सहज रूप से मेरे काम से संतुष्ट है? 28, सफलता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार मेरी सफलता को कितने अंक मिलने चाहिए? इन प्रश्नों का पूरी ईमानदारी से यदि उत्तर देंगे तो आप अपना सही आकलन कर अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन हेतु योजना बनाने को तैयार हो जाएंगे।